है सर, ये हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं सर। इनके बारे में मैं इंडिकेट कैसे करूं? इनके बारे में बोलना तो पड़ेगा सर। अगर आप हमें कहो कि इन दोनों के बारे में आप बोल ही नहीं सकते तो वो तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है सर। हमें तो बोलना है। अब आप चाहते हो कि नाम ना ले तो कोई और सिस्टम दे दीजिए हमें। इफ द मिनिस्टर इज प्रोटेक्टिंग A1 and A2 सर, इट हेल्प्स अस ओनली सर, नो प्रॉब्लम। देश के दो सबसे बड़े उद्योगपतियों के बारे में कुछ ऐसा कहना था लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का। और जो नहीं समझे उन्हें बता दें कि A1 और A2 कोई और नहीं, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी है, जिनका नाम भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में शुमार है। अडानी हो या अंबानी, इन दोनों ही परिवारों ने देश की बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई, कोर इंडस्ट्री को ऑपरेट किया और भारत की डेवलपमेंट में एक नया मेजर रोल निभाया। एक चेहरा बना डिजिटल इंडिया का तो दूसरा बना फिजिकल इंडिया का। और अगर इन दोनों के बिजनेस को मिला दिया जाए तो ये हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू पर असर डालते हैं। हम क्या पहनते हैं से लेकर क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं और कहां घूमने जाते हैं, इस पर भी। अडानी हो या अंबानी, ये दोनों ही फैमिलीज हमेशा से अमीर नहीं थी, बल्कि धीरूभाई अंबानी भी कभी यमन में एक पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे, जिन्होंने भारत लौटकर एक रिस्क लेते हुए रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की शुरुआत की और पॉलिस्टन यान का धंधा शुरू किया। 1980 में उनके बेटे मुकेश अंबानी ने जब कंपनी की बागडोर संभाली तो उनका पहला बड़ा काम था पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में निवेश करना, जो काफी सफल रहा। इसके बाद तो वो एक्सपेंशन ही करते चले गए। रिटेल, टेलीकॉम, मीडिया, एंटरटेनमेंट और आईटी जैसे कई सेक्टर्स में मजबूत पकड़ बनाते चले गए और इस तरह रिलायंस एक छोटी सी टेक्सटाइल फर्म से मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट में तब्दील हो जाता है। गौतम अडानी की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही थी। कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर उन्होंने मुंबई में डायमंड ब्रोकर के रूप में अपना करियर शुरू किया। कुछ साल बाद वो गुजरात लौट आए और फिर 1988 में 5 लाख की कैपिटल के साथ नींव रखी अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की, जिसमें वो कमोडिटीज यानी के रॉ मटेरियल्स और एसेंशियल गुड्स की ट्रेनिंग करने लगे। 1990 में भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट मुंद्रा डेवलप करने का रिस्क लेकर अडानी ने अपनी कंपनी की किस्मत बदल कर रख दी, जिसके बाद अडानी एंटरप्राइजेस के नए बैनर तले इन्होंने पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोडक्ट्स और डिफेंस जैसी कई सेक्टर्स में एंट्री मारी और मजबूत पकड़ जमाई। अब अगर ऐसा कोई सोचता है कि बिना सरकार की मदद के ये उद्योगपति इतने बड़े बन सकते हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। बिना सरकार के सपोर्ट के इतने बड़े बिजनेसेस वैसे भी बनते नहीं हैं। लेकिन जैसा लेवरेज अडानी और अंबानी को भारत जैसे देश में मिला है, इनका इतना अमीर होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ सत्ता के साथ इनकी 60 गांठ का ही है। ऐसा कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। अब दौर चाहे राजीव गांधी का रहा हो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी का, रिलायंस का सत्ता पर दबदबा बना रहा। एक दौर ऐसा भी था जब रिलायंस पर पैरेलल गवर्नमेंट चलाने के आरोप लगते थे और जब एक केस में सीबीआई ऑफिशियल्स ने आरआईएल के हेडक्वार्टर्स को और धीरूभाई के घर पर रेड मारी थी तो रातों रात सीबीआई के डायरेक्टर की छुट्टी कर दी गई थी। मोदी गवर्नमेंट में भी अंबानी की तूती बोलती रही है। जियो की एड से लेकर अनंत राधिका की शादी तक में सरकार और अंबानी परिवार की नजदीकी से सबूत मिलते रहे हैं। अब बात करें अडानी की तो वो भी सत्ता के गलियारों के बेहद करीब रहते हैं। ये उन दिनों की बात है जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और गुजरात में सीएम मोदी जी वाइब्रेंट गुजरात नाम का इन्वेस्टर समिट करवा रहे थे। तो खुले मंच से अडानी जी कहा करते थे कि नरेंद्र भाई, हम आपको पीएम बनते देखना चाहते हैं। और जब 2014 में मोदी जी ने इलेक्शन लड़ा, अडानी जी ने उन्हें कैंपेन के लिए अपना प्लेन ही नहीं दिया था, बेशुमार दौलत और संसाधन भी मुहैया कराए थे। और फिर जीतने के बाद मोदी जी ने अपना ये कर्ज सूद समेत चुकाया। वो जहां जिस देश में गए अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाए, फिर चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, इजराइल हो या ऑस्ट्रेलिया, जिसका ही ये रिजल्ट रहा था कि गौतम अडानी, जिनकी वर्थ 2014 में 6.7 बिलियन यूएस डॉलर्स हुआ करती थी, 10 साल बाद 10 गुना यानी कि 65 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई। सितंबर 2022 में एक समय ऐसा भी आया जब उनकी नेटवर्थ 150 बिलियन डॉलर्स पर पहुंच गई थी और कुछ समय के लिए ही सही वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। मुंद्रा पोर्ट से पोर्ट किंग और फिर रोडवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पावर और डिफेंस सेक्टर्स में दबदबा बनाने वाले अडानी साहब आज की तारीख में इंडियन कॉर्पोरेट का वो चेहरा बन चुके हैं जिनके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। एक तरफ जहां अडानी का मेन फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, एनर्जी और सीमेंट था और वो बहुत हद तक डिपेंडेंट थे बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर, वहीं अंबानी परिवार के ज्यादातर बिजनेसेस कस्टमर फेसिंग रहे हैं जैसे कि जियो, रिलायंस रिटेल और इनकी दूसरी डिजिटल सेवाएं। और दोस्तों, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक ये एक दूसरे के धंधे में घुसने की कोशिश नहीं कर रहे थे। लेकिन ऐसा कब तक ही चलता? जाहिर है कि जब दो बिजनेस हाउसेज इतने ताकतवर हो जाएंगे और हर सेक्टर में अपनी पकड़ बनाना चाहेंगे तो ये पावर स्ट्रगल एक ना एक दिन इन दोनों को एक दूसरे के
सामने लाकर खड़ा करता है। ऐसे में कई सेक्टर्स हैं जहां अडानी और अंबानी एक दूसरे को डायरेक्ट टक्कर देने के मूड में हैं, जिनमें सबसे पहला है टेलीकॉम। अडानी डेटा नेटवर्क्स ने जब 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ तो उसमें हिस्सा लिया, जिससे ये साफ हो गया था कि वो टेलीकॉम सेक्टर में प्रवेश करना चाहते हैं। वहीं जियो मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर है, ऐसे में इन दोनों का टकराव होना लाजमी है। दूसरा, सोलर पावर। ये दोनों ही ग्रुप्स बड़ी ही तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जहां अडानी ने मुंद्रा पोर्ट के पास ही एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया है, जिसका नाम रखा है अडानी न्यू इंडस्ट्रीज, और यहां वो सोलर पावर से जुड़ी हर वो चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर चाहे वो पैनल्स में इस्तेमाल होने वाला पॉलीसिलिकॉन हो या फिर इनके अंदर फिट होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स। तीसरा, पेट्रोकेमिकल्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज पेट्रोकेमिकल्स के सेक्टर में दशकों से देश की एक बड़ी खिलाड़ी रही है, लेकिन अब अडानी ग्रुप भी इस सेक्टर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। और तो और अपने पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बूते पे अडानी का इस बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिजनेस में एंट्री करना ज्यादा मुश्किल होगा भी नहीं। चौथा, पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स। अडानी का लॉजिस्टिक्स और पोर्ट्स में एक इंटीग्रेटेड मॉडल है जो ड्रेजिंग, रेल कनेक्टिविटी, वेयर हाउसिंग और एसईसी डेवलपमेंट को एक ही जगह कवर करता है, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वहीं रिलायंस अपने रिटेल और जियो मार्ट के लिए एक रोबस्ट सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क डेवलप कर रहा है, जिसके लिए वो वेयर हाउसिंग और लास्ट माइल डिलीवरी पर फोकस कर रहा है। ये दोनों ही कंपनीज लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी पर काम कर रही हैं, लेकिन अलग अलग सेगमेंट्स में। यहाँ रिलायंस का फोकस अपनी इंटरनल सप्लाई चेन इंप्रूव करने पर है, वहीं अडानी का मॉडल B2B और इंडस्ट्रियल कार्गो पर बेस्ड है। वेयर हाउसिंग और सप्लाई चेन एफिशिएंसी पर ये दोनों ही ग्रुप्स काम कर रहे हैं, लेकिन इस सेक्टर में ये कंपटीशन उतना इंटेंस नहीं है जितना टेलीकॉम और एनर्जी सेक्टर में हो सकता है। अब देश में तो ये दोनों ही उद्योगपति सत्ता के साथ मिलकर मलाई खाते रहे हैं, लेकिन जैसे ही बात अमेरिका की आई तो अडानी या अंबानी, ये सवाल और भी अहम हो जाता है कि क्योंकि इन दोनों के खिलाफ ही अमेरिका में कुछ ना कुछ चल रहा है। रिलायंस द्वारा फंडेड एक प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है ORF, यानी कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। नाम से ये संस्था लगती है जो रिसर्च, सर्वेज वगैरह करती होगी, लेकिन असल में ये काम करती है रिलायंस के लिए लॉबिंग करने का, मतलब कि ऐसे नियम कानून बनवाने का जिससे रिलायंस और उसके पार्टनर फर्म्स को फायदा मिल सके। अब इस संस्था पर आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने रिलायंस के फायदे के लिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को अंडरमाइन करने का काम किया है, यानी कि ताक पर रख दिया है। वो ऐसे कि जैसे 2019 में S. जयशंकर को फॉरेन मिनिस्टर बनाया जाता है और उनके बेटे ध्रुव ORF अमेरिका के डायरेक्टर चुने गए। ये दोनों बाप बेटे राइजीना डायलॉग्स जैसे कई ORF इवेंट्स पर एक साथ भी देखे गए हैं। ऐसे में बाप देश के लिए और बेटा रिलायंस के लिए काम करे और दोनों का स्कोप ऑफ वर्क एक जैसा हो तो इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। अब टीवी चैनल्स और बड़े मीडिया पोर्टल्स देखोगे तो आपको जरा भी एहसास नहीं होगा कि सरकार के सामने कोई बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस सरकार पर ही खतरा पैदा होता पहली बार तब नजर आया था जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ की बहुत ही अनसेरेमनियसली विदाई कर दी गई और बहाना भी दिया उनकी बिगड़ती सेहत। लेकिन दोस्तों, ये रिजिग्नेशन किसी के भी गले के नीचे नहीं उतर रहा था। सेशन शुरू होते ही रिजाइन करना, और इससे भी अहम कि उसके बाद वो किसी से मिले ही नहीं, ना कोई इंटरव्यू ना कोई स्टेटमेंट। ऐसे में उनकी सेहत का बहाना भी एक कवर अप ही लगता है, क्योंकि वो रिजाइन करने के बाद योगा और टेबल टेनिस खेलते रिपोर्ट किए गए। अब दोस्तों, मोदी जी के पास सांसद तो सिर्फ 240 ही हैं और बिना किसी और की सपोर्ट के वो PM बन ही नहीं सकते। ऐसे में चुन चुनकर ऐसी खबरें आई कि देश के 150 सांसद अंबानी की जेब में हैं और वो जब चाहे ये सरकार गिरा सकते हैं। धनखड़ की रेजिग्नेशन से पहले अनिल अंबानी उनसे मिलने पहुंचे थे, ये भी एक वियर्ड सा कोइंसिडेंस था। और इसके बाद क्या हुआ कि अनिल धीरूभाई अंबानी, इन पर ADA और CBI की रेड पड़ती है ऐसे मामले में जो 9 से 10 साल से ठंडे बस्ते में पड़े थे। ये केस था एक बैंक फ्रॉड से जुड़ा हुआ जो महज 2900 करोड़ रुपए का था। फ्रॉड भी क्या है कि लोन लिया किसी और प्रोजेक्ट के लिए और लगा कहीं और दिए, जो इनके लिए तो मानो बिजनेस एज यूजुअल हो जाता है। और इसके लिए किसी बिजनेसमैन के न सिर्फ ऑफिस बल्कि घर पर छापा मारना, फ्रॉड डिक्लेयर करके जलील करना। वो भी कोई ऐसा वैसा बिजनेसमैन नहीं, बल्कि वो बंदा जो कभी PM के काफिले के साथ दुनिया के बड़े बड़े फोरम्स में जाता और डील्स करता था। ये बात किसी के गले के नीचे नहीं उतर रही थी। और सिर्फ अनिल ही नहीं, एक नोटिस फरवरी में इनके बड़े भाई मुकेश अंबानी को भी दिया गया था इस मुद्दे पर कि उन्होंने जो KG बसिन में इनकी अंडर सी ऑयल फील्ड्स है, वहां इन्होंने साथ वाली ONGC की ऑयल फील्ड से तेल खींचने का काम किया था। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, जो पूरे देश भर से शेर, बाघ और हाथी जैसे जंगली जानवर अपने प्राइवेट जू में भरते जा रहे हैं।
तभी तो एक सिंपल सी आईपीएल पर सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा पर रिटायर्ड जजेस और पुलिस ऑफिशियल्स की एक हाई प्रोफाइल एसआईटी बिठा दी है कुछ चीजों की जांच करने के लिए, जैसे कि यहाँ कोई वाइल्ड लाइफ कानूनों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, जानवरों की स्मगलिंग तो नहीं होती, उनका रखरखाव सही से होता भी है या फिर नहीं, और यहाँ तक कि कहीं यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियां तो नहीं होती। दोस्तों, वंतारा में कई इरेगुलेशंस हैं जिनके बारे में हम भी बात कर चुके हैं। अब ये एसआईटी कितनी ईमानदार होकर ये इन्वेस्टिगेशन करती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इसे सीधे अटैक की तरह देखा जा रहा है अंबानी परिवार पर ही। और जब अंबानी परिवार पर कोई हाथ डालता है तो उसका क्या अंजाम होता है, अटल बिहारी वाजपेयी के काल में सीबीआई डायरेक्टर की स्टोरी से आप समझ गए होंगे। लेकिन दोस्तों, भारत ही नहीं, रिलायंस अमेरिका में भी कई प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। तो क्या हुआ कि 19 अगस्त को यूएस ट्रेजरी के सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इंडिया पर सेकेंडरी टैरिफ्स लगाते हुए ये आरोप लगाया कि इंडिया की सबसे वेल्दी फैमिलीज यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान रशिया से ऑयल खरीदकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मुनाफा कमा रही हैं। अब इसमें कुछ गलत भी नहीं था, क्योंकि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद यूएस और यूरोप ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए थे, जिससे रशियन क्रूड ऑयल सस्ता हो गया था। वहीं इंडिया, जो अपने कच्चे तेल की जरूरत का 85% बाहर से इंपोर्ट करता है, उसने इस मौके का फायदा उठाया और रशिया से सस्ता ऑयल खरीदना शुरू किया। इससे हुआ ये कि पहले जहां इंडिया अपना 1 से 2% ऑयल ही रशिया से खरीदता था, वो इस वॉर के दौरान 42% तक पहुंच गया। व्हाइट हाउस के एडवाइजर पीटर नवेरो भी फाइनेंशियल टाइम्स में एक लेख में इंडिया की ऑयल लॉबी को रशिया से तेल खरीदने और ऐसा करके इनडायरेक्टली रशिया को फंड करने के आरोप लगाते नजर आए। अब दोस्तों, जाहिर है कि जंग लड़ना सस्ता नहीं और लड़ते रहने के लिए रशिया को भी पैसे की जरूरत है, जो अपना तेल सस्ते में बेचकर जुटा रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी चीज जो यूएस को खटकी और हम सबको भी खटकनी चाहिए, वो ये थी कि इंडिया की ये बिजनेस फैमिलीज ये तेल अपने यहाँ के लिए नहीं ले रहे थे, बल्कि वो उसे रिफाइन करके मोटा मार्जिन लगाकर पेट्रोल डीजल उन्हीं देशों को बेच रहे थे जिन्होंने रशिया पर सैंक्शंस लगाए थे। और मुझे आपको ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि देश की वो सबसे वेल्दी फैमिलीज हैं कौन सी। अंबानी परिवार बच्चा बच्चा जानता है तेल का ये धंधा किस स्केल पर चल रहा था। आप इससे समझ सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है गुजरात की जामनगर रिफाइनरी, जिसकी कैपेसिटी 1.4 मिलियन बैरल्स पर डे की है। रिपोर्ट के मुताबिक जून के महीने में इसने लगभग 7,46,000 बैरल्स पर डे सिर्फ रशियन ऑयल इंपोर्ट किया, जो इसकी फुल कैपेसिटी के आधे से भी ज्यादा है। अब कहने को तो भारत ने रशिया से सस्ता तेल खरीदा है, लेकिन इसका फायदा भारतीयों को नहीं मिला। वो वही 100 रुपए लीटर पेट्रोल डलवाते रहे। फायदा मिला उन कुछ खास पूंजीपति महामानवों को जो इस दुनिया में आए ही पैसा बनाने हैं। और नुकसान, ये जो टैरिफ्स 50% हो गए हैं, ये हम सब पर लगे हैं और इससे आने वाले दिनों में जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, उसका असर ज्यादातर मेहनतकश कमाने वाले आम लोगों पर ही पड़ेगा। इन पूंजीपतियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वैसे भी मुकेश अंबानी का अमेरिका में खरबों का बिजनेस है और वो वहाँ कितने प्रभावशाली हैं, आप इससे समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे तो भले ही उन्होंने पीएम मोदी को नहीं बुलाया, पर अंबानी फैमिली गेस्ट लिस्ट में शामिल थी। और यही नहीं, उन्हें प्रेसिडेंट के उस इंटीमेट डिनर इवेंट में भी बुलाया गया था, जिसमें सिर्फ 100 ही गेस्ट थे। इसके अलावा 2022 में रिलायंस ने न्यूयॉर्क में $98 मिलियन का एक होटल भी खरीदा था और गूगल और मेटा के साथ जियो की पार्टनरशिप्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ऐसे में देश का नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन इसका खामियाजा अंबानी को कभी भुगतना पड़ेगा ऐसा लगता नहीं। अब बात करें अडानी जी की, तो एक सोलर प्रोजेक्ट में धांधली के चलते अमेरिका में उन पर जांच चल रही है और उनके नाम पर अरेस्ट वारंट तक इशूड है। ये अडानी से जुड़ी आज तक की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है, जिसमें उन पर उनके भतीजे सागर अडानी और 6 और लोगों पर आरोप है कि इन्होंने इंडियन ऑफिशियल्स को $265 मिलियन की रिश्वतें बांटी हैं, कुछ ऐसी क्लियरेंसेस के लिए जो लीगली इन्हें नहीं मिलने चाहिए थी। और यही क्लियरेंसेस और कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाकर उन्होंने अमेरिकन इन्वेस्टर से अरबों रुपए इकट्ठे किए। और इस केस को डिटेल में समझने के लिए आप कुणाल कामरा की ये सैटिरिकल एक्सप्लेनर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो माजरा ये है कि ब्राइबरी केस ने अडानी को यूएस में विलन बना दिया है, लेकिन उन्होंने फिर भी यहाँ इन्वेस्टमेंट्स को पुश करना जारी रखा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ग्लोबल बिजनेस लीडर यूएसए के बिना नहीं बना जा सकता। इंडिया की राइट विंग लॉबी भी इन बंधुओं को बचाने का कोई मौका नहीं छोड़ती, और जब भी इनके कारनामों के चलते दुनिया में कहीं कोई जांच बढ़ जाती है, तो ये उसे जॉर्ज सोरोस से जोड़कर देश के खिलाफ साजिश बता देते हैं। जबकि देश के खिलाफ असल साजिशें कौन कर रहा है, ये वीडियो देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे। ऐसे में दोस्तों, जैसे हालात इस वक्त बने हुए हैं, ऐसा लगता है कि सरकार ने 2 में 1 चुन लिया है और दूसरे परिवार पर जिस तरह हाथ डाला जा रहा है, हमें ये मान लेना चाहिए कि आने वाले दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले। तो उम्मीद है कि अडानी वर्सेस अंबानी टाइटल्ड इस वीडियो ने आपको भी कई डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर किए हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।